हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है और इस चैप्टर की काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी और जो नहीं पढ़ रखी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करें अपना नया चैप्टर। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ, अब आज पहला लेक्चर है तो कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या है, कैसे होता है और क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो ये कोई हमारी बॉडी का इसेंशियल प्रोसेस तो है नहीं, जैसे कि इंस्पिरेशन है, डाइजेशन है, आपका एक्सक्रीशन है। ये सब क्या है, हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये नहीं होगी तो लाइफ की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, लाइफ आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन रिप्रोडक्शन कोई इसेंशियल प्रोसेस नहीं है। ये ना भी हो तो भी ज़िंदगी चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्यों होती है और क्यों ज़रूरी है, तो इन्हीं सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन है क्या और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन के मतलब से समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये दो नाम से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज री एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। री टर्म आपने बहुत सारी चीजों के साथ सुन रखा होगा, जैसे रीप्ले, रीकैप, रिवीजन। ऐसी बहुत सारी चीजों के आगे आपने री सुन रखा होगा। तो री का मतलब आपको समझ आ रहा होगा इन सब चीजों से कि री का मतलब होता है अगेन। ठीक है, और प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोड्यूस करना यानी कि अगेन प्रोडक्शन या अगेन प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन। तो नाम का मतलब समझ गए। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ एक चार्ट बनाइए। बनाना चाहे बना लें, नहीं बनाना चाहें तो समझ लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिएगा बाद में। तो रिप्रोडक्शन मैं कहूँगा कि आप लोग साथ में बनाते हुए चलें तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी और भूलेंगे नहीं। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम आपने सुन रखे होंगे, काफी हद तक कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट या इंडिविजुअल कह लें कि सिर्फ एक इंडिविजुअल आता है, या कह दें कि एक इंडिविजुअल की जरूरत होती है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन्वॉल्व। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो टू पेरेंट या टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि क्या क्या प्रोसेसेस आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो पहली प्रोसेस होती है फिजन, जिसे बाइनरी फिजन के नाम से भी जानते हैं। बाइनरी फिजन। ठीक है, दूसरी प्रोसेस है आपकी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अगली प्रोसेस है इसी में रीजनरेशन।
रीजनरेशन। फिर नेक्स्ट आपकी बडिंग आती है। बडिंग ये वो वाला बडिंग नहीं है, बडी वो वाला बडिंग नहीं है, अभी समझेंगे क्या है। फिर उसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये भी आपका एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और लास्ट आपका इसी में आता है स्पोर फॉर्मेशन। वहीं दूसरी तरफ बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी कोई प्रोसेस नहीं होती है, बस सिर्फ दो चीज़ों में हमें पढ़ना होता है। पहला प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और दूसरा एनिमल्स में, ठीक है, या हम कह दें कि ह्यूमंस में, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो देखते हैं इन एक एक टर्म को उठा करके कि किस में क्या होता है, ठीक है। तो जो बच्चे इसे नोट करना चाहें वो नोट कर लें, जो बच्चे स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्नैपशॉट ले लें। ले लिया होगा, रफ करूं? ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहली प्रोसेस से, ठीक है। और इनको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कितने टाइप के मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजन की। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, बाइनरी फिजन। इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसी को अगर आप नाम लिख लें आगे, बाइनरी फिजन, तो सेम ही है। बाई का मतलब जैसे आप जानते हो दो, ठीक है, तो दो भागों में टूटना, दैट इज बाइनरी फिजन। इसी को एक और नाम दे देते हैं, दैट इज सेल डिवीजन। समझते हैं कि ये क्या होता है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये एग्जांपल याद रखिएगा कि मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर भागों में टूट जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। या यूं कह लो कि दो बराबर भागों में जैसे ही सेल डिवाइड होती है वो भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजन, ठीक है। तो ये आपको देखने को कहां कहां मिलेगा, ये पहला आपको देखने को मिलेगा अमीबा में, दूसरा आपको देखने को मिलेगा लिस्मानिया में। लिस्मानिया में लिखा हुआ है कॉजेस काला अजर। काला अजर को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ब्लैक फीवर। अपने इंडिया में इसे ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। और ब्लैक फीवर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि स्किन टर्न्स ब्लैक, जो हमारी स्किन है वो काली पड़ जाती है, ठीक है, अगर ये काट ले, ठीक है। तो लिस्मानिया, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किससे क्या होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम, इसका नाम आपने सुन रखा होगा, ये मलेरियल पैरासाइट होता है। आपने सुना है उसको, मलेरिया हो गया, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, कई बार बच्चों के भी हो जाता है, आपके फ्रेंड्स में किसी को हुआ हो कभी। तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है जिसके काटने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। तो दिस इज मलेरियल पैरासाइट। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, फ्रेगमेंट, ठीक है। तो वही चीज है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट होने की प्रोसेस, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे। अब देखो, फिजन भी टूटना था, फ्रेगमेंटेशन भी टूटना है। डिफरेंस क्या है, फिजन में दो बराबर भागों में टूटना, दो बराबर, दो बाइनरी, ठीक है। फिजन इज जस्ट लाइक बाइनरी फिजन। लेकिन फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जैसे मेरे हाथ में ये तो मार्कर है, अगर चौक होती,
आपने देखा है ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक से पहले लिखते थे, तो अगर ये मेरे हाथ में चौक होती और मैं इसे अगर छोड़ देता, छूट तो गया ही वो, लेकिन अगर ये चौक होती, सुनने, अगर ये चौक होती और ये अगर इस तरह से छूट जाता तो चौक के टुकड़े टुकड़े हो जाते, तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन. Simply break up into smaller pieces upon maturation and these pieces or fragment grow into new individual. ठीक है, मान लो ये चौक है, ये क्या हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, इसको फेंक दिया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और यही छोटे छोटे टुकड़े क्या करें, बड़े होकर अपने आप में ये सभी नए इंडिविजुअल बन जाएं, ये सब अपने आप में नए इंडिविजुअल बन जाएं, यही छोटे छोटे टुकड़े. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जांपल है आपका स्पाइरोगायरा. ठीक है, दिस इज एल्गी, ये आपको स्पाइरोगायरा में देखने मिलता है. तो जल्दी से स्नैपशॉट ले लें, नोट करने वाले बच्चे नोट कर लें, आगे चलते हैं. रफ कर दूं मैं, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, जिंदगी तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, जिंदगी. चलो आगे चलते हैं. चलो, तो नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और इसमें हम लोग बात करेंगे रीजनरेशन और बडिंग की. तो सबसे पहले समझते हैं रीजनरेशन. यहाँ भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि री का मतलब अगेन और जनरेशन का मतलब जनरेट होना. ठीक है, तो कोई चीज़ दोबारा से जनरेट हो जाए, पहले नाम से समझा करो, उसके बाद उसकी डिफिनीशन देखा करो. ठीक है, ताकि याद ना करना पड़े, अपने आप समझ में आ जाए. तो अब आते हैं डिफिनीशन में. सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये एग्जांपल याद रखना. सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट into any number of pieces and each piece grow into a complete organism. रीजनरेशन में क्या होता है कि हाइड्रा या प्लेनेरिया को आप कितने भी भागों में काट दो, 1 2 3 4, जैसे हम लोग गाजर और मूली काटते हैं ना, ऐसे अगर हम प्लेनेरिया को और हाइड्रा को काट दें तो उसका हर एक पार्ट अपने आप में एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा. दैट इज रीजनरेशन. और ये एग्जांपल आपको देखने को मिलता है प्लेनेरिया में, वेल नोन है प्लेनेरिया में. ठीक है, और दूसरा हाइड्रा भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप लिखेंगे प्लेनेरिया. ठीक है, अब सोचिए इतना छोटा सा क्वेश्चन ये नीट में आया था 2017 में. नीट 2017 का क्वेश्चन है. वैसे तो आप लोग 10th में हैं, लेकिन जब 12th में आप नीट देंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. और नीट में क्वेश्चन इतना आया था कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज फाउंड इन, और ऑप्शन दे रखे थे आपका, मतलब कई सारे दे रखे, जैसे अमीबा दे दिया, प्लाज्मोडियम दे दिया, फिर प्लेनेरिया दे दिया, फिर लास्ट में दे दिया नन ऑफ दीज. तो आपको क्या टिक करना था, प्लेनेरिया. ठीक है, तो ऐसे ही ये नीट का एक क्वेश्चन है. जो बच्चे आगे 12th में नीट देंगे तो मैं बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते. सिंपली आपको एग्जाम्पल याद रखना है और उस चीज़ का मतलब याद रखना है, तो आपको याद रहेगा कि क्या था. नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की. तो बडिंग वाला बडिंग नहीं, हाई बडी. ठीक है, हे बडी वाला बडिंग नहीं. तो ये बडिंग अलग चीज़ है. समझते हैं क्या है. अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ, एक बड निकल आती है बाहर की तरफ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार सेल डिवीजन होने की वजह से एक बड बाहर की तरफ निकल आती है. अभी समझ लीजिए, हम लोग अभी फिगर में भी देखेंगे एनसीईआरटी के.
एट वन स्पेसिफिक साइट, किसी एक जगह पर, हर जगह नहीं, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर, these bud developed into tiny individual and when fully mature detach from the parent body। और ये बड बड़ी जैसे जैसे होती जाती है और जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक अपने आप में नया इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बडिंग आपको? अभी फिगर में समझते हैं कि पहले छोटी सी बड निकली। आलू देखा है? आलू, आलू देखा होगा। अब कई बार क्या है ना कि आलू जैसे काफी पुराना हो जाए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो देखिएगा आलू में छोटे छोटे से सफेद सफेद कुछ निकलने लगता है। दीज आर कॉल्ड बड। अब उसमें क्या होता है कि जब आप उसी को, आलू को जमीन में गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे ना, तो यही बड क्या है, आउटग्रोथ करके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा और इसी से बहुत सारे आलू पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल है बडिंग का। तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है हाइड्रा में। ठीक है, तो हाइड्रा में आपको रीजनरेशन भी देखने मिलता है और हाइड्रा में आपको बडिंग भी देखने मिलता है। तो नोट कर लें जिन्हें नोट करना है, स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लें। आगे बात करते हैं। रफ कर दूं? ओके। तो यार ये रेड कलर का मार्कर बड़ी ताकत लगती है इसको रफ करने में। अभी रेड नहीं यूज करेंगे इसको, थोड़ा इसकी इंक ज़्यादा डार्क हो गई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था फिजन, तो अब फिगर में डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के कि फिगर में फिजन किस में दिया है। तो देखिए बाइनरी फिजन इन अमीबा, यही बाइनरी फिजन या फिजन कहते हैं। तो देखिए हमने फिजन में क्या पढ़ा था कि सेल डिवाइड हो जाती है और फिर क्या होता है, दो भागों में, बाइनरी का मतलब दो भागों में टूट जाना। तो यहाँ देखो पहले एक है अमीबा, फिर धीरे धीरे ये अंदर देखो सेल डिवाइड हो रही है। ठीक है, फिर आगे जा कर के ये सेल दो भागों में चली गई, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, और ये बीच से कैसा हो गया, दो भागों में टूट गया। आगे देखो हल्का सा जुड़ा हुआ है और दोनों अलग हो गए। फिर क्या हुआ, ये इंडिविजुअल अलग हो गया और ये वाला इंडिविजुअल अलग हो गया, यानी कि एक ही अमीबा दो भागों में टूट गया और दोनों अपने आप में नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इसे क्या बोला, इसे बोला हमने बाइनरी फिजन। यही हमें दूसरा देखने को मिल रहा है, बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया। काला अजर कॉज कर रहा था, ब्लैक फीवर भी कह रहे थे हम लोग। तो यही देखो पहले क्या है, एक सेल है, आगे देखो अभी भी एक सेल है, फिर क्या किया, सेल डिवाइड किया। सेल डिवाइड होने के साथ साथ क्या हुआ, दो भागों में टूट रहा है, टूट रहा है, एक ये इस तरफ जा रहा है, एक ये इस तरफ को जा रहा है, और सेल भी क्या हो गई, एक इस वाले हिस्से में चली गई, एक इस वाले हिस्से में चली गई, और ये अपने आप में दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो दो भागों में टूट जाना, तो लिस्मानिया पहले एक था, लास्ट में दो में टूट गया और दोनों अपने आप में कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया। तो ये याद रखिएगा कौन किसका एग्जाम्पल है। तो बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया हो गया। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं एक एग्जांपल दिया है मल्टीपल फिजन का। अभी हम लोग देख रहे थे बाइनरी फिजन, अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब कई सारे भागों में टूटना। अब देखो वहां पर सेल दो भागों में टूट रही थी और दो बन रहे थे, यहाँ पर क्या है, सेल देखो कितने सारे अंदर टूट रही हैं, कितने भागों में फिजन हो गया, ये ऊपर देखो। ठीक है, ये कोई पूरा एक नहीं है, ये कोई पूरा एक नहीं है, ये मल्टीपल फिजन है, कई सारे भागों में टूटा हुआ है ये। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है मल्टीपल फिजन का। और ये किस में देखने मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको प्लाज्मोडियम में, मलेरियल पैरासाइट में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग रीजनरेशन की। रीजनरेशन देखा था ना प्लेनेरिया में। तो रीजनरेशन कैसा होता है कि जितने भी भाग, मैंने कहा था कि अगर चौक को हम लोग नीचे फेंक दें तो जितने हिस्सों में चौक टूटेगी उतने ही नए इंडिविजुअल बनेंगे। तो यहाँ देखो ये आपका एक प्लेन एरिया है, इसे काट दिया तीन भागों में, एक दो तीन, तीन हिस्सों में काट दिया।
अब तीनों हिस्से अपने आप में जनरेट होकर के नया इंडिविजुअल बना रहे हैं। देखो 3 इंडिविजुअल बन रहे हैं, यही 3 आगे अपने आप में मैच्योर हुए और बड़े हो गए। तो ये देखने को मिला हमें किसमें, प्लेनेरिया में। तो दिस इज रीजनरेशन, यानी कि जितने हिस्सों में तोड़ोगे उतने ही नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन दैट इज फाउंड इन प्लेनेरिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बडिंग की। बोला था ना हे बडी, तो बडिंग बडिंग हमें देखने को मिलता है हाइड्रा में। तो बड क्या होता है, देखो ये एक हाइड्रा है, हाइड्रा में छोटा सा अलग हिस्सा निकल आना, छोटा सा उभार निकल आना, दैट इज कॉल्ड बड। तो यही छोटा सा हिस्सा क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है, और जब मैच्योर होता है तब वो पेरेंट बॉडी से अटैच होता है। अभी क्या है, पेरेंट बॉडी से अटैच है, ठीक है। धीरे 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 यही अपने आप में बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा, और फिर बड़ा होकर के जब ये नया इंडिविजुअल बन जाएगा तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यानी कि ये अपना इंडिपेंडेंट अलग बन जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, ठीक है। मैंने जैसे आलू का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही आलू में भी छोटी सी बड निकल आती है और फिर उससे नए खूब सारे आलू बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। चलो तो आगे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देयर आर मैनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। क्या होता है कि कई सारे प्लांट होते हैं, जैसे कि सपोज ऑरेंज के हो गए या ग्रेप्स के हो गए, या यूं समझ लीजिए कि कुछ प्लांट में बीज डालने पर वो प्लांट बड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब बीज से पैदा नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करें, अब ऐसा तो है नहीं कि बीज काम नहीं कर रहे हैं उन प्लांट्स के, तो अब वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे या वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो क्या किया जाता है कि कुछ ऐसी कंडीशन दी जाती है कि उस प्लांट के पार्ट से, जैसे कि उसके स्टेम से, उसके लीफ से, उसके रूट से हम उस प्लांट को तैयार करें। तो ऐसी जो कंडीशन देने पर जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक सुगरकेन, रोजेस और ग्रेप्स। अब देखो रोज का प्लांट आपने सुना होगा, कैसे लगाते हैं, कहते हैं कि गुलाब के पेड़ की आप कलम ले आइए और उसको अगर लगा दीजिए तो उसी से पूरा प्लांट बन जाता है। कलम क्या है, स्टेम ही तो है। स्टेम को लाए ऐसे कट करके और आपने कहीं भी लगा दिया, उससे क्या हो गया, पूरा प्लांट बड़ा हो गया। कोई बीज डाला नहीं ना, प्लांट के पार्ट से ही तो बड़ा किया। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसका एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है वो दिया है ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन अ ब्रेड। ब्रेड जब 2-4-10 दिन रखी रहे तो आपने देखा होगा उसमें फंगस लग जाती है ना। वो फंगस क्या है, वो स्पोर फॉर्मेशन। वो जो फंगस लगी वो किसके प्रोसेस के थ्रू लगी, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर क्या क्या होते हैं, धागे नुमा संरचना आपको देखने को मिलती होगी। आप फंगस को कभी करीब से देखिए तो ऐसे ऐसे धागे 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 निकले हुए दिखाई देंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो धागे धागे निकले दिखाई देंगे। और किनारे किनारे उन धागों के ऐसे बल्ब, वैसे तो ऐसे नॉर्मल नहीं दिखाई देते, ये आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप से, लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसी फंगस में पाए जाते हैं। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। उस थ्रेड को हम लोग कहते हैं हाइफी, हाइफी या हाइफा जो आप कहना चाहें। और जो बल्ब किनारे साइड बल्ब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का मतलब स्पोर कंटेन करने वाले, तो कंटेन सेल्स या स्पोर। इसका एग्जांपल होता है राइजोपस, ठीक है। तो अभी फिगर में हम लोग समझ लेंगे जो भी चीज़ है, ये स्पोर फॉर्मेशन के बारे में एनसीईआरटी में फिगर दिया है उसको समझेंगे। तो जल्दी से नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। रफ कर दूं, ओके।
अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या होता है? सबसे पहले कल्चर का मतलब समझते हैं। कल्चर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग सेट करना, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ बनाना और उसमें किसी चीज़ को बड़ा बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड कल्चर। तो ऐसे ही टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू को क्या कर रहे हैं? कल्चर कर रहे हैं। तो समझते हैं ये क्या होता है। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। देखो टिश्यू कल्चर में क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग क्यों करते हैं। टिश्यू कल्चर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे सपोज कोई प्लांट है, उसमें डिजीज लग गई, बीमारी लग गई, कीड़े लग गए। अब क्या करें, एक ही प्लांट है, हमें और चाहिए, लेकिन वो तो खराब हो गया। तो हम क्या करेंगे, उस डिजीज प्लांट से, उस कीड़े वाले प्लांट से कुछ ऐसा हिस्सा निकाल लेंगे, कोई ऐसा टिश्यू निकाल लेंगे जहां पर कीड़े ना लगे हों या जो चीज़ खराब ना हुई हो। तो वो जगह होती है मेरिस्टेम, ठीक है, जहां पर सेल डिवाइड करती हैं। मेरिस्टेम वाले हिस्से को निकाल लेंगे और फिर उसे कल्चर करेंगे, उससे हम लोग पूरा प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो दैट इज टिश्यू कल्चर। तो उस सेल को प्लेस करेंगे हम एक ऐसे आर्टिफिशियल मीडियम पे जहां पर वो डिवाइड करेगा एंड फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, और कई सारी छोटी छोटी ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा। उसी को एक टर्म देते हैं, दैट इज कैलस। जो हमने टिश्यू निकाला उसी को आर्टिफिशियल मीडियम में डाल दिया जिससे वो डिवाइड करे और कई ग्रुप ऑफ सेल्स बना ले। उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को कहते हैं कैलस। अब उस कैलस को हमने एक ऐसे मीडियम में डाला जहां पर हॉर्मोन्स थे, प्लांट हार्मोन। हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था, उसमें प्लांट हार्मोन के बारे में बात किया था कि जिब्रेलिन्स क्या होते हैं, ऑक्सिन्स क्या होते हैं, साइटोकाइनिन क्या होते हैं और उन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब बात किया था। तो वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लें, ताकि आपको ये याद रहे कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें ज़रूरी होते हैं और कौन किसका काम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया जहां पर हमें ऊपर से कोई प्लांट हार्मोन बाद में डालना नहीं पड़ेगा। तो उस कैलस को हमने डाल दिया ऐसे हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में, जहां पर क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई और डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। अब प्लांट क्या किया, ग्रो करने लगा और डिफ्रेंशिएट होने लगा। देन प्लांटलेट प्लेस्ड इन सॉइल। अब वो जो ग्रो वाला पार्ट है, वो जो डिफ्रेंशिएट वाला सेल है, वो जो कैलस वाला हिस्सा है जिसको हार्मोन के साथ मिक्स किया, उसको जाकर के जमीन में गाड़ दिया। अब जब उसको जमीन में गाड़ दिया तो वो ग्रो होकर के क्या करेगा, मैच्योर प्लांट बनाएगा। अब इस प्लांट में क्या खासियत होगी कि ये डिजीज फ्री होगा, कि इसमें डिजीज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जिस वाले पार्ट में डिजीज नहीं थी वही वाला टिश्यू तो निकाला। अब डिजीज होती तो हम उसे निकालते क्यों? तो इस वाले हिस्से में डिजीज नहीं है। तो इसकी खासियत क्या है, टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट बनेंगे उनकी खासियत क्या होगी कि वो सब क्या होंगे, डिजीज फ्री होंगे। तो टिश्यू कल्चर अगर पूछ लिया जाए कि व्हाई द टिश्यू कल्चर इज इंपॉर्टेंट, तो बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर वी कैन जर्मिनेट द प्लांट विच आर डिजीज फ्री, ठीक है। हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं जिसमें डिजीज ना हो। तो दिस इज टिश्यू कल्चर। इसे नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप कि नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं, रफ करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपके जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सारे कंप्लीट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पूरा देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरानी हूँ मैं, ओ हैरानी हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशानी हूँ मैं। चलो हेडिंग डालो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। अभी हमने देखा था कि इसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। 2 इंडिविजुअल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। अब क्या है कि जब 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका भी अपना एक डीएनए होगा, इसका भी अपना एक डीएनए होगा। तो 2 डीएनए भी मिल जाएंगे, 2 डीएनए, ठीक है, 2 डीएनए। हर किसी के पास क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम। लेकिन हमें 46 इससे 46 इससे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? जो नया इंडिविजुअल बने, न्यू इंडिविजुअल बने उसमें हमें 46 क्रोमोसोम ही चाहिए, क्रोमोसोम्स ही चाहिए। तो अब क्या करेंगे? यहां से तो इसके पास भी 46, इसके पास भी 46, दोनों मिले तो यहां पर तो बहुत ज्यादा हो गए, 46 + 46, ठीक है। हमें कितने चाहिए? हमें सिर्फ 46 चाहिए। अब क्या करेंगे भाई? तो अब ये करेंगे कि हम लोग, एक प्रोसेस होती है जिससे क्या करेंगे, क्रोमोसोम के नंबर को आधा करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर आधा करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या प्रोसेस होती है? इसके लिए एक प्रोसेस होती है दैट इज मियोसिस। इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। ये 11th में सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर्स को हाफ करना दैट इज मियोसिस, इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होगी मियोसिस। कैसे कैसे होती है ये सब डिटेल, बहुत बड़ी प्रोसेस है, अपने आप में एक पूरा चैप्टर है ये सेल डिवीजन का। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बस इतना ही देखेंगे कि ये जो 46 क्रोमोसोम हैं ये हाफ होकर के क्या करेंगे, 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। और इसमें भी क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो अब क्या होगा? ये 23 + 23 कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और नए इंडिविजुअल में कितने आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो ये सब चीज़ें बात करेंगे कि मेल से जो मिलता है दैट इज स्पर्म। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। मेल से हमें मिलेंगे मेल गैमीट, मेल से मेल गैमीट मिलेंगे, ठीक है। और फीमेल से हमें फीमेल गैमीट मिलेंगे, फीमेल गैमीट। अब प्लांट्स और एनिमल्स में ये दोनों गैमीट अलग अलग होते हैं। जब हम बात करेंगे प्लांट्स की, सबसे पहले प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर स्टेमेंस और पिस्टिल होंगे। लेकिन जब बात करेंगे एनिमल्स की तो वहां पर स्पर्म और ओवा होंगे, या ओवम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एनिमल्स में होंगे, और ये आपके एनिमल्स में होंगे, एनिमल्स में, और ये आपके प्लांट्स में। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे कैसे ये गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट दोनों फ्यूज़ होंगे, ठीक है। ये दोनों गैमीट फ्यूज़ होंगे, फिर उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो इन्हीं सब प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हेडिंग डाल लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर फाउंड इन फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, द पार्ट ऑफ फ्लावर के पार्ट होते हैं आपके शेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल या पिस्टिल, इसी को कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी पिस्टिल लिखती है तो पिस्टिल लिख लेते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, अब ये तो पार्ट ऑफ द फ्लावर हो गए। अब इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वो आपके होते हैं स्टेमन, किसमें, इन मेल प्लांट, और पिस्टिल इन फीमेल प्लांट। ठीक है, अब कई बार एक कंडीशन होती है कि प्लांट में या तो सिर्फ मेल होते हैं या फीमेल फ्लावर होते हैं, या एक कंडीशन होती है कि मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो जिनमें मेल या फीमेल सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर पाए जाएं उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो अब जानते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। हेडिंग डाल लें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओनली स्टेमेंस, और या तो या केवल स्टेमेन होंगे या पिस्टिल होंगी, दोनों नहीं होंगे। आर फाउंड ऑन दीज फ्लावर। तो उनको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए, पपाया या वाटरमेलन। आपका पपीता हो या तरबूज हो, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। इनमें या तो फीमेल ही होंगे या मेल ही होंगे। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल में क्या होगा कि दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल, और दूसरी लैंग्वेज में हम लिखें तो बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर फाउंड
ऑन दीज फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होता है आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कुछ टर्म हो गए, आगे बात करते हैं, इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक दो टर्म और बचे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं इन्हें रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये नीचे का पार्ट रफ कर देता हूँ, ऊपर का लिखा रहने देते हैं क्योंकि छोटे से ही बचे। या कहो तो अगर ऊपर का भी हो गया हो तो मैं ये भी रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं स्टेमन क्या प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल होते हैं फ्लावर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये मेल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर। ये आपके प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन को, ठीक है। जो आपके पिस्टिल्स होती हैं वो क्या होती हैं? फीमेल फ्लावर होते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं ओवा, ठीक है, या ओवम कह सकते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन जा करके ओवा से मिलेगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। पहला दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन को एक टर्म देते हैं पॉलिनेशन। तो पहला टर्म है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन सेम फ्लावर। जिस फ्लावर में मेल है उसी में चले गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अब क्या होगा? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा किसी दूसरे फ्लावर में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम one flower to another flower। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या बनेगा? तो वैसे एनिमल्स में तो एम्ब्रियो बनता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट अलग अलग हिस्से को बनाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा हिस्सा किस चीज को बनाता है, ठीक है। तो जो आपका जाइगोट है, जाइगोट वो तो मेन एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, एम्ब्रायो बनाएगा। जो आपका ओव्यूल है, ये प्लांट का पार्ट होता है ओव्यूल, वो आपका सीड बनाएगा। बीज जो बनता है वो ओव्यूल वाले पार्ट से बनता है। नेक्स्ट आपका होता है ओवरी, और ये ओवरी क्या बनाएगी? ये फ्रूट बनाएगी। जो फल बनता है वो प्लांट के ओवरी वाले हिस्से से बनता है, ठीक है। ये सब कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। मेरा मानना है कि नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, फिर आपकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ों को याद रखें।
आगे चलते हैं, अब फिगर देखते हैं। बहुत सारी थ्योरी हमने बात कर ली, अब थोड़ा फिगर के बारे में बात करते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से फिगर दिए हैं और कैसे ये जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है, पॉलन ट्यूब क्या होता है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो चलिए फिगर में देखते हैं। चलो तो सबसे पहले जल्दी से एक ये फिगर देख लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन का। देखा था हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिन्हें हमने हाइफा बोला था, और लास्ट टाइम बल्ब देखा था जिन्हें स्पोरेंजिया, जो स्पोर कंटेन कर रहे थे। तो देखो ये थ्रेड अभी जो जूम करके बनाया हुआ है इसलिए बड़ा दिख रहा है, ये बहुत पतले होते हैं, इतने कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे ऐसे सिंपल लाइट से, ठीक है। तो ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गए, दीज आर हाइफा। और ये जो किनारे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो गए, इनके अंदर देखिए ये हल्की जो आपको दिख रहे होंगे दाने 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 बूंदी बूंदी ऐसे लगी है ना, ये स्पोर्स हैं। तो ये क्या है, स्पोरेंजिया हैं और स्पोर को कंटेन करते हैं। तो ये आपको देखने को मिला किसमें, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था कि फ्लावर के कुछ पार्ट होते हैं और उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो ये एक फूल है, सिंपल सा देख रहे होंगे आप। इस फूल में देखिए ऊपर की तरफ जो आपको एक हल्के से दिखाई दे रहे हैं तीर के निशान टाइप के, वो क्या है, दीज आर एंथर्स। वो क्या है, एंथर है, एंथर है, ठीक है। और एंथर जिससे जुड़े हुए हैं, नीचे वाले पार्ट से जिससे जुड़े हुए हैं, दीज आर फिलामेंट, ठीक है, उन्हें फिलामेंट बोला। किनारे में ये जो पत्तियां हैं या पंखुड़ियां जिन्हें कहते हैं, दीज आर पेटल्स, ठीक है। और नीचे जो पत्तियां हैं, ये जो नीचे पत्तियां हैं, दीज आर सेपल। इस तरफ आते हैं तो बीच में देखिए ये जग टाइप का स्ट्रक्चर बना है, जैसे जग होता है ना, अरे वो जग घूमिया वाला जग, ऐसे करके ऐसे जग 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 ऐसे करके ऐसे बना होता है। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर जो बना है दिस इज ओवरी, ठीक है। और ये ओवरी ऊपर की तरफ जो हिस्सा निकला है दिस इज स्टाइल, और सबसे अपर पार्ट इज स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा वाले हिस्से पर पॉलन ग्रेन आता है और फिर धीरे 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 इस ओवरी वाले हिस्से में जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये आपके फीमेल वाले पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो दिस इज पिस्टिल, तीनों को मिलाकर के पिस्टिल बोला। और ये आपके मेल वाले पार्ट एंथर और फिलामेंट, तो दिस इज स्टमेन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ये एक फूल के पार्ट हमने देखे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे स्टिग्मा से ओवरी तक पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन नीचे आता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। चलो तो ये देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा देखा था हमने फ्लावर में। अब देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है स्टिग्मा, इसी स्टिग्मा पे आकर के पॉलन ग्रेन रख गया, ठीक है। पॉलन ग्रेन रख गया। अब जैसे ही रख गया तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपैटिबिलिटी होती हो। ये आपके 10th में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कोई भी पॉलन ग्रेन किसी भी फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। उसमें भी कंपैटिबिलिटी होती है, पहचानती है कि मेरा वाला है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, ये आपके 12th में है। तो अभी सिर्फ इतना ही जान ले कि एक टर्म होता है कि ऐसे ही कोई भी पॉलन ग्रेन कहीं भी स्टिग्मा पे आकर के नहीं बैठ जाता, ठीक है। ये भी एक दूसरे को पहचानते हैं कि ये मेरा है कि नहीं है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे और फिर वहां से पॉलन ग्रेन से क्या निकला, पॉलन ट्यूब। ये देखिए नीचे आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ना एकदम ऐसे ये नीचे जाते हुए, तो ये क्या है, पॉलन ट्यूब है। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। ये देखिए ये आपको छोटा सा गोल गोल दिख रहा होगा, दिख रहा है, मैं जूम करूं क्या, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब दिखाई दिया, दिखाई दिया होगा। ये हल्का पतला सा देखो गोल गोल छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है मेल जर्म सेल। ये पॉलन ग्रेन से अंदर आता है और ये जाकर के फीमेल जर्म सेल से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो देखो ये मेल जर्म सेल अंदर 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 पॉलन ट्यूब के थ्रू आया और ये अंदर ओवरी वाले हिस्से के अंदर गया और यहाँ पर क्या करेगा, ये फीमेल जर्म सेल से फर्टिलाइज करेगा। तो ये आपका पॉलन ट्यूब हो गया, ये मेल जर्म सेल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, और ऊपर जो रखे हुए हैं वो आपके पॉलन ग्रेन हो गए।
समझ गए स्ट्रक्चर। नीचे एक और छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है, उसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि अगला नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। अब जर्मिनेट होकर हमने देखा था कि कौन सा वाला हिस्सा क्या बनाएगा। तो ये जर्मिनेशन, आपको देखो ऊपर चने का दाना दिख रहा होगा, उसी चने को दाने को अगर बीज से खोल दिया जाए, ठीक है, उसी चने के दाने का बीच का हिस्सा देखा जाए तो उसी में आपको एक इस तरफ का हिस्सा, एक इस तरफ का हिस्सा, जैसे उसको दो भागों में खोलोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा वो चना। तो ये देखिए, ये है कॉटिलेडन। जो चने के अंदर आपको दो हिस्से दिख रहे हैं, दीज आर कॉटिलेडन, और यही क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। कॉटिलेडन क्या काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, ठीक है। और ये बीच में एकदम त्रिशूल जैसा क्या दिख रहा है, दिस इज प्लीम्यूल। फ्यूचर में क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। शूट का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। और नीचे जो है रेडिकल, ये फ्यूचर में रूट बनाएगा, जड़ बनाएगा। रूट यानी कि नीचे का हिस्सा, तो शूट यानी ऊपर का हिस्सा, रूट यानी नीचे का हिस्सा। तो ये एक तरह से क्या है, बीज है। चने को अगर हम जमीन में गाड़ दें, मिट्टी में गाड़ दें, तो क्या होगा कि पेड़ निकलेगा, और पेड़ के साथ साथ नीचे जड़ें भी निकलेंगी। तो नीचे वाले हिस्से से रेडिकल से रूट बनेंगी और प्लीम्यूल से शूट बनेगा। आई होप कि फिगर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगला बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है, तो मिस मत करना। अगला लेक्चर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू। और हाँ, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो उससे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।